लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की खूब चर्चा हो रही है। यूपी की सियासी लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होती नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस यूपी में बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी, नतीजों के बाद वहां कांटे की टक्कर दिखने लगी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। लोकसभा चुनाव में यूपी में दम दिखाने के बाद आज अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। संसद सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने दिल्ली से यूपी के लिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के जिस बुजुर्ग सांसद का हाथ पकड़कर संसद भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते नजर आए, वो कोई और नहीं बल्कि अयोध्या में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले अवधेश प्रसाद हैं। यही नहीं, संसद भवन के अंदर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद फ्रंट रो में बैठे नजर आए, और वो भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में। यानी अखिलेश यादव ने हर जगह अवधेश प्रसाद को अपने साथ दिखाने की कोशिश की और कई मौकों पर तो खुद से आगे भी रखा। असल में अवधेश प्रसाद यूपी की फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। इसी लोकसभा सीट में अयोध्या भी आती है, जहां 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना है, जो कि बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। और इस सीट पर बीजेपी ने हार की कल्पना तक नहीं की थी। इसीलिए संसद सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव के साथ संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद भी प्रभु राम का जिक्र करने से नहीं चूके। पहले अवधेश प्रसाद को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि अयोध्या से जीतकर संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद का हाथ थामकर यूपी के लिए क्या बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और यूपी के इस नए टेस्ट के लिए सीएम योगी क्या तैयारी कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। लेकिन यूपी की इस नई परीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ भी कमर कस चुके हैं। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यूपी में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सीएम योगी नए एक्शन प्लान के साथ न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि उस पर टॉप गियर में काम भी शुरू हो गया है। सीएम योगी की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। यूपी एसटीएफ ने आरओ एग्जाम में पेपर लीक कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। यह परीक्षा इसी साल 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ इसकी जांच में जुटी थी और आज भोपाल में एक प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने पेपर लीक गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरओ का पेपर भोपाल के इसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। इस मामले में 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भोपाल से पकड़े गए पेपर लीक गैंग के आरोपियों के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए इन लोगों ने कैसे आरओ एग्जाम का पेपर लीक किया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक पहला तरीका प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से पेपर लीक कराने का हुआ। कॉलेज में परीक्षा का काम देखने वाले अर्पित विनीत यशवंत ने पेपर लीक में मदद की। 11 फरवरी को एग्जाम के दिन सुबह 6:30 बजे परीक्षा केंद्र से पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन करके आउट किया गया। पेपर लीक में कमलेश कुमार पाल, डॉक्टर शरद सिंह पटेल, सौरभ शुक्ला और अरुण कुमार सिंह शामिल थे। अरुण कुमार सिंह को पेपर को व्हाट्सएप के जरिए जीडी मेमोरियल स्कूल के मैनेजर सौरभ शुक्ला ने दिया था। दूसरा तरीका पेपर लीक का, भोपाल में जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा, वहां के कर्मचारी सुनील रघुवंशी ने पेपर आउट किया। सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस में मशीन के मेंटेनेंस का काम देखता था। 3 फरवरी को सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस मशीन के पार्ट को मरम्मत करने के बहाने बाहर ले गया, जिसमें वो आरओ एग्जाम का पेपर भी छिपाकर साथ में ले गया। भोपाल की इसी प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी कर यूपी एसटीएफ की टीम ने सुनील रघुवंशी समेत पेपर लीक गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने के बाद आरोपी सॉल्वर गैंग के साथ पेपर को लेकर भोपाल के कोमल होटल पहुंचे, जहां 11-12 लाख रुपए में कैंडिडेट्स के साथ सौदे तय हुए। सुनिए यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने पेपर लीक गैंग के खुलासे पर क्या कहा है। गैंग के विशाल दुबे, सुभाष प्रकाश, सुनील जायसवाल, सॉल्वर गैंग के अन्य सदस्य तथा अभ्यर्थीगण
कोमल होटल पहुंचे, जहां पर विवेक उपाध्याय व अमरजीत शर्मा द्वारा उपलब्ध कराए गए 8 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र सॉल्व कर पढ़वाया गया। प्रति अभ्यर्थी 12-12 लाख रुपए में सॉल्व प्रश्न पत्र पढ़वाए जाने का सौदा तय किया गया था। यूपी में सीएम योगी का धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जिन वजहों से बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया उसे दूर करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। आपको बताता हूं कि सीएम योगी कैसे उन मुद्दों का हल कर रहे हैं जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव की तोड़ निकाली जा रही है। दलित समुदाय के बीच बीजेपी बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। इस अभियान की जिम्मेदारी किसी दलित नेता को ही दी जा सकती है। दलित समुदाय को समझाया जाएगा कि आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव विपक्ष का झूठ था, भ्रम फैलाने की कोशिश थी। रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सभी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपी के सारे सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। 11,000 से ज्यादा पदों पर यूपीएसएससी भर्ती करने जा रहा है। इसके अलावा कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी बीजेपी का फोकस है। लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उपचुनाव में बीजेपी स्थानीय कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर ही कैंडिडेट घोषित करेगी। बहुत संभव है कि बीजेपी उपचुनाव में स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दे सकती है। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी की सीटों पर भी मंथन किया जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, नाराजगी थी, उन सबको दूर किया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी नए जोश के साथ उतरेगी। बीजेपी उपचुनाव जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में उपचुनाव का टेस्ट होने वाला है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। और आज संसद सत्र के पहले दिन भी उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर अवधेश प्रसाद का हाथ थामकर उपचुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर विधानसभा सीट की हो रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद लोकसभा के तहत ही आती है। फैजाबाद लोकसभा के अंदर ही अयोध्या भी आता है। 2022 में मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने चुनाव जीता था। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद जीत गए। भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी की हार की बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी के उम्मीदवार पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा अधिकारियों पर भी भेदभाव के आरोप लगाए गए, जिसके बाद बीजेपी ने भी फैजाबाद में हार के कारणों की समीक्षा की और अब मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करके बीजेपी फैजाबाद की हार का असर कम करने की कोशिश में है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और सीएम योगी ने नई रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उन्हें दूर किया जा रहा है। फैजाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 में समाजवादी पार्टी सिर्फ यही एक सीट मिल्कीपुर ही जीत पाई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद को 7,733 की बढ़त मिली थी। यानी 2 साल में मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को जो वोट मिले वो 5,190 वोट कम हो गए। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और अब उपचुनाव में इस सीट पर जीत हासिल करने का प्रेशर भी समाजवादी पार्टी पर ही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलती से सबक लेते हुए मिल्कीपुर में जातीय समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा रहा है। चर्चा है कि मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ को फिर से टिकट मिल सकता है। बाबा गोरखनाथ 2017 के चुनाव में मिल्कीपुर में 28,000 वोट से जीते थे। इसके अलावा पासी समुदाय से भी कई उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है। मिल्कीपुर से दावेदारों में जिला पंचायत और ग्राम प्रधान तक शामिल हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। मिल्कीपुर से उपचुनाव में जीत मिलने पर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यानी उपचुनाव के जरिए बीजेपी 2027 की प्लानिंग कर रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.